अरे भाई लोग और बहन लोग, क्या हाल हैं जीटीयू के शेरों और शेरनियों। नमस्ते। वेलकम है भाई सबका सबसे खतरनाक सीरीज में। सही सुना। खतरनाक क्यों? क्योंकि ये है पढ़ाई को ना एकदम मक्खन बना देगी। और इस सीरीज का नाम है जीटीयू के टॉप 10 सवाल जो हर साल आते हैं फिर भी हम लोग फेल हो जाते हैं। ओफ। सच है कि नहीं बताओ, बिल्कुल यही तो होता है अपने साथ। अबे यार, ये वो सब्जेक्ट है ना जिसको पढ़ते ही ऐसा लगता है जैसे किसी एलियन ने अपनी ही भाषा में कुछ लिख दिया हो। भाई कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। मतलब पढ़ते ही दिमाग ऐसा घूम जाता है कि कान से धुआं निकलने लगता है। सच्ची कह रहा हूं, कसम से। दिमाग का ना फ्यूज ही उड़ जाता है। और इन सब के ऊपर से जब मम्मी पूछती है बेटा पास हुआ क्या, तो अपना तो एक ही जवाब होता है, मम्मी पास तो बहुत दूर की बात है, मैं तो बस सरवाइव कर रहा हूं। तो हाँ, ये सारी मुसीबतें हैं, ये सारा टेंशन है। लेकिन अगर मैं कहूं कि अब डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में मतलब अगले 10 पार्ट्स में हम इन टॉप 10 सवालों को पता है कैसे फोड़ने वाले हैं। ऐसे तोड़ेंगे जैसे कोई गर्मा गर्म रोटी को घी में डुबोकर तोड़ता है, बिल्कुल आराम से, एकदम मजे से। तो अगर ये सब मजे से सीखना है ना, तो बस 3 काम करने हैं। ओके, पहला, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरा, वो जो घंटी है ना बगल में, उसे जोर से ठोक दो। और तीसरा, कमेंट में जाकर लिखो। और क्या लिखना है? ये लिखो, भाई सबसे पहले वाला सवाल जल्दी डाल, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरे कितने शेर मैदान में उतरने के लिए एकदम तैयार हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब की बार 100% पास होने की गारंटी है। अच्छा, चलो 100 नहीं तो कम से कम 40 तो बन ही जाएंगे ना। मतलब पासिंग मार्क्स तो पक्के हैं। चलो फिर मिलते हैं सीधे पहले सवाल के साथ। तब तक के लिए जय जीटीयू, जय वाईफाई। तो अगर आप टेक इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर कॉलेज के एग्जाम्स की, तो ग्राफ एल्गोरिदम एक ऐसा टॉपिक है जिससे बचकर निकलना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए आज इसे जड़ से समझते हैं। अब ये सवाल सुनने में तो एकदम अलग अलग लगते हैं ना। मतलब एक तरफ शहर और तार और दूसरी तरफ भूल भुलैया। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन सब का जवाब एक ही जगह छिपा है, ग्राफ एल्गोरिदम में। और आज हम उसी ताले को खोलने वाले हैं। तो ये रहा हमारा आज का गेम प्लान। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, फिर प्रिम्स और क्रुस्कल्स की लड़ाई देखेंगे, और फिर ग्राफ में घूमना भी सीखेंगे। अंत तक ये सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ की दुनिया में महारत हासिल करने का पहला कदम उठाते हैं और समझते हैं कि ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री, या जिसे एमएसटी कहते हैं, आखिर है क्या भला। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एमएसटी उन सभी पॉइंट्स को जोड़ने का वो तरीका है जिसमें कुल खर्चा सबसे कम आए और कोई भी गोल गोल चक्कर यानी लूप ना बने। बस इतनी सी बात है। तो देखो, एमएसटी के ना बस 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, सारे पॉइंट्स कनेक्ट होने चाहिए, कोई भी अकेला नहीं छूटना चाहिए। दूसरा, टोटल कॉस्ट एकदम मिनिमम होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल भी फालतू खर्चा नहीं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, कोई भी लूप या साइकिल नहीं बनना चाहिए। बस ये 3 बातें याद रखिए और एमएसटी का फंडा एकदम क्लियर है। चलो इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, अब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सोचिए, सरकार को 5 शहरों को बिजली के तारों से जोड़ना है। अब उनका टारगेट क्या होगा? यही ना कि सारे शहर कनेक्ट भी हो जाएं और तार भी कम से कम लगे ताकि पैसे बचें। तो ये जो सबसे बेस्ट, सबसे सस्ता नेटवर्क बनेगा ना, बस वही हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। चलिए अब इस कहानी के 2 हीरो से मिलते हैं, प्रिम्स और क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। दोनों का काम एक ही है, एमएसटी ढूंढना। तो फिर सवाल उठता है कि दो तरीकों की जरूरत ही क्या थी? चलो देखते हैं। सच कहूं तो कभी कभी ऐसा ही लगता है ना, कि बस हमारा सिलेबस बढ़ाने के लिए नए नए तरीके बना दिए जाते हैं। खैर, मजाक अपनी जगह। चलिए इन दोनों के तरीकों को समझते हैं और देखते हैं कि कौन कब बेहतर काम करता है। अच्छा, तो इन दोनों में फर्क क्या है? प्रिम्स का एल्गोरिथम क्या करता है? वो एक पॉइंट से शुरू होता है और पेड़ की तरह धीरे धीरे फैलता है। ये तब बेस्ट है जब ग्राफ बहुत घना हो, मतलब बहुत सारे रास्ते हों। वहीं क्रुस्कल्स थोड़ा लालची हैं। वो पूरे ग्राफ में से सबसे सस्ते रास्ते उठाना शुरू कर देता है और उन्हें जोड़ता जाता है। ये तब काम आता है जब ग्राफ में रास्ते कम हों। दोनों के काम करने के डेटा स्ट्रक्चर्स भी अलग हैं। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इन्हें असल में काम करते हुए देखते हैं। हम एक ही ग्राफ लेंगे और उसे दोनों एल्गोरिदम से सॉल्व करके देखेंगे। रेडी?
तो ये है हमारा सैंपल ग्राफ जिस पर हम काम करेंगे। 4 नोड्स हैं A, B, C और D और उनके बीच के रास्तों का खर्चा भी लिखा है। हमारा टारगेट है इन सबको सबसे कम खर्चे में जोड़ना। ओके, सबसे पहले देखते हैं प्रिम्स एल्गोरिदम। मान लेते हैं हम नोड A से शुरू करते हैं। अब A से जुड़ा सबसे सस्ता रास्ता कौन सा है? A से B जिसकी कॉस्ट है 1। ठीक है, इसे जोड़ लिया। अब हमारे पास A और B हैं। अब इन दोनों से जुड़ा सबसे सस्ता रास्ता कौन सा है? A से C जिसकी कॉस्ट 3 है। बहुत बढ़िया। आखिर में हमारे पेड़ से जुड़ा सबसे सस्ता रास्ता है C से D जिसकी कॉस्ट 2 है। और हो गया, हमारा MST तैयार है। अब देखते हैं क्रुस्कल्स का तरीका। इसका स्टाइल थोड़ा अलग है। ये सबसे पहले सारे रास्तों को उनकी कॉस्ट के हिसाब से एक लिस्ट में लगा देता है, सस्ते से महंगा। तो सबसे सस्ता है AB, कॉस्ट 1, उठा लो। अगला सबसे सस्ता है CD, कॉस्ट 2, इसे भी उठा लो। फिर है AC, कॉस्ट 3, इसे भी जोड़ दो। अब रुको, अगला सबसे सस्ता है BC, जिसकी कॉस्ट 4 है, लेकिन अगर हम इसे जोड़ते हैं तो अरे ये तो ABC का एक लूप बन गया और लूप तो अलाउड नहीं है, तो हम इसे रिजेक्ट कर देंगे। और नतीजा, दोनों तरीकों से टोटल कॉस्ट कितनी आई? 6। देखा, रास्ते अलग पर मंजिल एक। यही तो इन एल्गोरिदम की खूबसूरती है। बहुत बढ़िया, हमने ग्राफ को सबसे सस्ते तरीके से जोड़ना तो सीख लिया। अब ग्राफ बनाने के बाद उसमें घूमेंगे कैसे? मतलब हर एक नोड तक एक सिस्टमैटिक तरीके से कैसे पहुंचे? इसके लिए यूज होता है ग्राफ ट्रैवर्सल। इसके 2 बहुत फेमस तरीके हैं, BFS और DFS। पहले बात करते हैं BFS की। इसको ऐसे सोचो जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें गोल गोल फैलती हैं, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर। BFS भी ठीक वैसे ही काम करता है। और DFS, वो किसी भूल भुलैया को सुलझाने जैसा है। आप एक रास्ता पकड़ते हो और तब तक चलते जाते हो जब तक कि आगे रास्ता बंद ना हो जाए। अब थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। BFS काम करने के लिए क्यू का इस्तेमाल करता है, मतलब जो पहले आया उसे पहले प्रोसेस करो। इसीलिए ये किसी भी 2 पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता खोजने के लिए परफेक्ट है। वहीं दूसरी तरफ DFS स्टैक का इस्तेमाल करता है, मतलब जो सबसे आखिर में आया उसे सबसे पहले प्रोसेस करो। ये पजल सॉल्व करने के लिए या ये चेक करने के लिए बहुत अच्छा है कि ग्राफ कनेक्टेड है भी या नहीं। ओके, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। अब इन सबको याद कैसे रखें? डोंट वरी, मैंने एक छोटी सी चीट शीट बनाई है जो इंटरव्यू या एग्जाम से बस 5 मिनट पहले रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो इसे दिमाग में बैठा लीजिए। MST मतलब सबसे किफायती कनेक्शन, जैसे शहरों में तार बिछाना। प्रिम्स मतलब एक पॉइंट से शुरू करके फैलना। क्रुस्कल्स मतलब सबसे सस्ते रास्ते पहले उठाना। BFS मतलब पानी की लहरों की तरह फैलना। और DFS मतलब भूल भुलैया में रास्ता खोजना। इन एनालॉजीज से आपको ये हमेशा याद रहेगा। तो अब जब आपके पास ये सारी सुपर पावर्स हैं, जरा सोचिए, अगर आपको मौका मिले तो आप असल दुनिया की किस चीज को बेहतर बनाने के लिए इन एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करेंगे? क्या आप अपने शहर का ट्रैफिक सिस्टम ऑप्टिमाइज करेंगे या फिर कोई सोशल नेटवर्क? संभावनाएं सच में अनंत हैं। तो एल्गोरिदम्स की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम की बात करेंगे जो एग्जाम में लगभग हर बार पूछी जाती है। नाम है नैपसैक प्रॉब्लम, या कह लीजिए अपनी झोले वाली समस्या। चलिए मिलकर देखते हैं कि इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए। तो आज का प्लान क्या है? पहले तो हम इस समस्या को ही समझेंगे, फिर हम 2 बिल्कुल अलग किरदारों से मिलेंगे जो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक है हमारा इम्पल्सिव लालची दोस्त और दूसरा है हमारा जीनियस समझदार दोस्त। हम देखेंगे कि कौन कहाँ जीतता है और आखिर में एग्जाम के लिए एक अल्टीमेट चीट शीट भी होगी। तो कहानी कुछ यूं है। सोचिए आपके पास एक बैग है और उसमें सिर्फ 20 किलो वजन आ सकता है। आपके सामने बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, हर एक का अपना वजन है और अपनी कीमत। अब आपका मिशन बस एक है, इस बैग को ऐसे भरना है कि अंदर रखी चीजों की टोटल वैल्यू मतलब प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। अब इस मिशन को पूरा करने के लिए हमारे पास 2 खिलाड़ी हैं। पहला है ग्रीडी यानी हमारा लालची दोस्त, जो ज्यादा सोचता नहीं, बस जो सामने अच्छा दिखा उठा लिया। और दूसरा है डायनामिक प्रोग्रामिंग यानी हमारा समझदार दोस्त, जो हर चाल शतरंज के खिलाड़ी की तरह सोच समझकर चलता है। तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, हमारा लालची दोस्त सिर्फ अभी का फायदा देखता है, जो चीज सबसे कीमती लगी उसे फौरन उठा लेगा। वहीं हमारा समझदार दोस्त डीपी पूरी पिक्चर देखता है,
वो जानता है कि कभी-कभी किसी छोटी चीज को छोड़ना आगे चलकर बड़ा फायदा दिला सकता है। ग्रीडी तेज तो बहुत है, पर क्या तेजी हमेशा सही होती है? चलो पता करते हैं। चलो पहले उस मैदान पर चलते हैं जहां हमारा लालची दोस्त हीरो बन जाता है। इस प्रॉब्लम का नाम है फ्रैक्शनल नैपसैक। फ्रैक्शनल, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आप चीजों के टुकड़े कर सकते हो। सोचो, सोने का पाउडर है या चीनी। अगर बैग में सिर्फ 2 किलो की जगह बची है तो आप पूरी बोरी उठाने के बजाय बस 2 किलो चीनी ले सकते हो। सिंपल। तो यहाँ हमारे ग्रीडी दोस्त की स्ट्रैटेजी क्या है? अरे बहुत सिंपल। वो बस हर आइटम की पर किलो कीमत निकालता है। मतलब कौन सी चीज अपने वजन के हिसाब से सबसे ज्यादा पैसा देगी। इसी को हम प्रॉफिट टू वेट रेशियो कहते हैं। फिर बस सबसे ज्यादा रेशियो वाली चीज से भरना शुरू कर देता है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। पहली नजर में तो आइटम ए विनर लगता है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट 25। लेकिन यही तो ट्रिक है। जब हम पर किलो कीमत यानी P/W रेशियो निकालते हैं तो असली हीरो तो आइटम बी निकलता है और हमारा लालची दोस्त इसी रेशियो को देखता है। ओके, चलो बैग भरना शुरू करते हैं। कैपेसिटी है 20 किलो। सबसे पहले बूम, पूरा का पूरा आइटम बी अंदर 15 किलो भर गया। अब बैग में 5 किलो की जगह बची है। अगला नंबर है आइटम सी का, जो 10 किलो का है। नो प्रॉब्लम, यही तो फ्रैक्शनल का जादू है। हमने उसका 5 किलो का हिस्सा लिया और आधा प्रॉफिट कमा लिया। और हो गया बैग फुल। टोटल प्रॉफिट 31.5। देखा, जब चीजें तोड़ी जा सकती हैं तो हमारा ग्रीडी दोस्त कमाल का काम करता है। एकदम आसान और एकदम सही। लेकिन कहानी इतनी सीधी होती तो मजा क्या था? अब आता है असली ट्विस्ट। क्या होगा अगर हम आइटम्स को तोड़ ही नहीं सकते? और यहीं पर सीन में एंट्री होती है हमारे दूसरे खिलाड़ी की, हमारे समझदार दोस्त डायनामिक प्रोग्रामिंग की। 0 या 1 सुनने में कितना टेक्निकल लगता है ना, पर मतलब एकदम सिंपल है। या तो पूरा आइटम लो मतलब 1, या उसे बिल्कुल मत लो मतलब 0। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अब आप आधा लैपटॉप तो बैग में नहीं डाल सकते हैं ना। यहीं पर हमारे लालची दोस्त का प्लान गड़बड़ा जाता है। ऑलराइट, डीप ब्रेथ्स। ये फॉर्मूला देखो। मुझे पता है इसे देखकर लगता है कि भाई ये क्या है, पर ट्रस्ट मी, ये उतना डरावना नहीं है। ये फॉर्मूला बस 2 सिंपल सवाल पूछ रहा है। हर आइटम के लिए ये सोचता है, पहला, अगर मैं इस आइटम को ना लूं तो क्या होगा, और दूसरा, अगर मैं इसे ले लूं तो क्या होगा। अगर लेता है तो प्रॉफिट मिलेगा, साथ में बची हुई जगह में जो बेस्ट प्रॉफिट है वो मिलेगा। अब इन दोनों ऑप्शंस में से जो ज्यादा फायदेमंद है डीपीयू से चुन लेता है। दैट्स इट। अब इतने सारे अगर मगर को याद कौन रखेगा? यहीं डीपी अपना सुपर पावर इस्तेमाल करता है, एक टेबल। सोचो, ये उसकी मेमोरी है। हर खाना बस ये बताता है कि अगर मेरे पास इतने किलो की जगह हो तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितना प्रॉफिट कमा सकता हूं। और हमारा खजाना यानी फाइनल आंसर वो हमेशा बॉटम राइट कॉर्नर में छिपा होता है। इस केस में ये है 7। चलो एक सेल को जूम करके देखते हैं, जासूसी करते हैं कि डीपी सोचता कैसे है। मान लो हम आइटम 2 पर हैं और बैग में 5 किलो की जगह है। ऑप्शन 1, आइटम को छोड़ दो तो प्रॉफिट, अरे वही जो ऊपर वाले सेल में था, 3। सिंपल। ऑप्शन 2, आइटम को उठा लो तो इसका प्रॉफिट मिला 4 प्लस। अब बची हुई 2 किलो की जगह के लिए डीपी अपनी मेमोरी यानी पिछली रो में देखता है, वहां उसे 3 मिलता है, तो 4 + 3 हुआ 7। अब कंपैरिजन, 3 और 7 में से बेहतर कौन है? जाहिर है 7 जीतेगा। बस लिख दिया 7। और अब अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ। वो घड़ी आ गई है जब हम देखेंगे कि हमारे फास्ट एंड फ्यूरियस ग्रीडी दोस्त की स्ट्रैटेजी कैसे और कहाँ फेल होती है। तो आखिर ऐसा कब होता है जब सिर्फ सबसे अच्छे रेशियो को चुनना एक बहुत बड़ी भूल बन जाती है? इमेजिन करो 50 किलो का बैग है। हमारा ग्रीडी दोस्त आया, उसने देखा सबसे अच्छा रेशियो आइटम 1 का है, उठा लिया। फिर आइटम 2 का, उसे भी उठा लिया। प्रॉफिट 160, बढ़िया। पर अब उप्स, बैग में 20 किलो की जगह बची है और अगला बेस्ट आइटम 30 किलो का है। वो तो आ नहीं सकता। गेम ओवर। 20 किलो की कीमती जगह वेस्ट हो गई। लेकिन हमारा समझदार डीपी वो शॉर्ट टर्म गेन नहीं देखता, वो पूरी चेस बोर्ड देखता है। वो सोचता है, अगर मैं सबसे बेस्ट रेशियो वाले आइटम 1 को छोड़ दूं और उसकी जगह आइटम 2 और 3 को ले लूं तो? और देखो, बैग परफेक्टली फुल 50 किलो और प्रॉफिट सीधा 220। ये चार्ट तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। एक तरफ ग्रीडी का 160
और दूसरी तरफ डीपी का 220। कितना बड़ा डिफरेंस है। सिर्फ अभी का फायदा देखने के चक्कर में ग्रीडी दोस्त ने एक बहुत बड़ा खजाना छोड़ दिया। ओके, तो इतनी लंबी कहानी के बाद अब वक्त है फाइनल एग्जाम चीट शीट का। सब कुछ एक जगह, सिंपल एंड क्लियर। तो बॉटम लाइन क्या है? बहुत सिंपल। एग्जाम में देखो क्या आइटम्स को तोड़ा जा सकता है। अगर हाँ, तो ग्रीडी मोड ऑन करो, P/W रेशो निकालो एंड you're डन। लेकिन अगर आइटम्स तो तोड़ नहीं सकते, मतलब 0/1 प्रॉब्लम है, तो स्मार्ट बनो, टेबल बनाओ एंड लेट डीपी डू इट्स मैजिक। तो आज की कहानी का मॉरल क्या है? जब आप चीजों को तोड़ मरोड़ नहीं सकते तो लालची मत बनो, क्योंकि कभी कभी जो रास्ता सबसे चमकदार दिखता है वो असल में मंजिल से भटका देता है। एल्गोरिथम की स्पीड, हाँ पता है ये टॉपिक सुनते ही थोड़ा डर लगता है ना? पर चिंता मत करो, आज हम इसे एकदम सिंपल और मजेदार बना देंगे। सच में ये शब्द सुनकर लगता है ना जैसे कोई सीक्रेट कोड लैंग्वेज चल रही है, पर यकीन मानो ये उतने डरावने हैं नहीं जितना लगते हैं। तो आज इन सारे कॉन्सेप्ट्स को ना हम एकदम आसान और मजेदार तरीके से समझेंगे। तो तैयार हो जाइए एल्गोरिथम की दुनिया में डाइव करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले उस भाषा को समझते हैं जिसमें एल्गोरिथम की स्पीड को मापा जाता है। इसे कहते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। मुझे पता है, बड़ा फैंसी नाम है, पर इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि जब इनपुट बहुत बड़ा हो जाएगा तब एल्गोरिथम कैसा परफॉर्म करेगा। चलो इस वर्णमाला को डिकोड करते हैं। तो बिग ओ समझो एल्गोरिथम का वो दोस्त है जो हमेशा सबसे बुरी बात ही सोचता है। अरे अगर डेटा बहुत ज्यादा हुआ तो, अगर लिस्ट पहले से उल्टी सॉर्टेड हुई तो, मतलब ये हमें बताता है कि बुरी से बुरी हालत में किसी काम में कितना टाइम लगेगा। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। अब आता है बिग ओमेगा, जो बिग ओ का बिल्कुल उल्टा है। ये वो आशावादी दोस्त है जो हमेशा बेस्ट केस के बारे में सोचता है। ये हमें बताता है कि कोई भी एल्गोरिथम कम से कम कितना समय तो लेगा ही, इससे जल्दी काम खत्म हो ही नहीं सकता। और फिर आता है थीटा। जब बेस्ट और वर्स्ट केस के बीच ज्यादा फर्क न हो तो थीटा हमें एक टाइट, बिल्कुल सटीक अंदाजा देता है। ये बिग ओ और ओमेगा के बीच एक सैंडविच जैसा है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, एकदम परफेक्ट। तो एक छोटा सा रिकैप। बिग ओ मतलब अपर बाउंड यानी वर्स्ट केस, बिग ओमेगा मतलब लोअर बाउंड यानी बेस्ट केस, और थीटा दोनों के बीच का टाइट बाउंड यानी एवरेज केस। बस ये तीनों मिलकर हमें किसी भी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस की पूरी पिक्चर दे देते हैं। अब देखते हैं एल्गोरिथम स्पीड की ऑफिशियल पावर रैंकिंग। सबसे तेज है कांस्टेंट टाइम यानी O(1) और सबसे धीमा है एक्सपोनेंशियल जैसे O(2)n। ये रैंकिंग याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि कौन सा एल्गोरिथम ज्यादा डेटा संभालने के लिए बेहतर है। अब बात करते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के सुपरस्टार की, क्विक सॉर्ट। इसका फंडा सिंपल है, बांटो और राज करो। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। सोचिए स्कूल असेंबली है, टीचर ने एक स्टूडेंट को चुना जो हमारा पिवट है और कहा छोटे बच्चे लेफ्ट में, लंबे बच्चे राइट में। बस क्विक सॉर्ट भी बिल्कुल यही करता है। वो लिस्ट में से एक एलिमेंट को मुखिया या पिवट बनाता है और फिर बाकी सबको उसके हिसाब से 2 हिस्सों में बांट देता है। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारी लिस्ट है 25, 10, 30, 15, 20, 35। हमने अपना मुखिया यानी पिवोट चुना 25 को। अब क्या होगा? विभाजन होगा। 25 से छोटे सारे नंबर्स मतलब 10, 15 और 20 एक तरफ आ गए, और 25 से बड़े नंबर्स 30 और 35 दूसरी तरफ चले गए, और 25 वो आराम से अपनी सही जगह पर आकर बैठ गया। और अब आती है राज करो की बारी। जो 2 नई छोटी लिस्ट बनी है ना, उन पर भी हम सेम टू सेम प्रोसेस दोहराते हैं। बाईं वाली लिस्ट को सॉर्ट करते हैं, दाईं वाली को सॉर्ट करते हैं और आखिर में सबको एक साथ जोड़ देते हैं। और लो, मिल गई हमें हमारी फाइनल सॉर्टेड लिस्ट। इतना आसान और मजेदार है तो लगता है क्विक सॉर्ट ही बेस्ट है ना? हर प्रॉब्लम का एक ही हीरो? इतना भी नहीं। चलिए देखते हैं कि हमारा ये हीरो कहाँ मात खाता है। हर हीरो की कोई ना कोई कमजोरी होती है और क्विक सॉर्ट की भी है। अब कहानी में असली ट्विस्ट आने वाला है। और ये रही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी। अगर गलती से हमारा पिवट
सबसे छोटा या सबसे बड़ा एलिमेंट निकल गया ना, तो बांटो और राज करो वाली स्ट्रैटेजी बन जाती है बांटो और पछताओ। क्योंकि लिस्ट ठीक से बढ़ती ही नहीं और इसकी स्पीड गिर के O ऑफ n स्क्वायर हो जाती है, जो बहुत ही धीमी है। बेचारा क्विकसॉर्ट। तो जब हमारा हीरो क्विकसॉर्ट मुश्किल में पड़ जाए तब क्या? तब हमारे पास कुछ खास सिचुएशंस के लिए एक बहुत ही चालाक उपाय है, काउंटिंग सॉर्ट। इसकी सुपर पावर पता है क्या है? ये नंबर्स को आपस में कंपेयर ही नहीं करता। इसे फर्क नहीं पड़ता कि 10 20 से छोटा है या नहीं। नहीं, ये बस गिनती करता है और इसी वजह से ये रॉकेट की तरह तेज है। लीनियर टाइम O ऑफ n। इसका तरीका बहुत सीधा है, एकदम रेसिपी जैसा। स्टेप 1, लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर ढूंढो। स्टेप 2, उस साइज का एक नया काउंट एरे बनाओ जिसमें सब शून्य हो। स्टेप 3, ओरिजिनल लिस्ट में जाकर हर नंबर की गिनती को काउंट एरे में बढ़ा दो। और आखिरी स्टेप, काउंट एरे का इस्तेमाल करके फाइनल सॉर्टेड लिस्ट बना लो। सिंपल है ना? ये इलेक्शन वाली एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। सोचो, वोटों की गिनती हो रही है, कोई भी 2 बैलेट पेपर को कंपेयर नहीं कर रहा, नहीं, बस हर कैंडिडेट की एक बाल्टी है और वोट सीधा अपनी अपनी बाल्टी में जा रहे हैं। अंत में बस बाल्टियों को गिन लेना है। कितना आसान और तेज है, कोई ड्रामा नहीं। तो हमने 2 अलग अलग तरह के चैंपियन देखे। एक है वर्सेटाइल हीरो क्विकसॉर्ट और दूसरा है एक खास काम का स्पेशलिस्ट काउंटिंग सॉर्ट। चलिए अब इनका आमना सामना कराते हैं ताकि पता चले कि किसे कब इस्तेमाल करना है। तो इनका फाइनल कंपैरिजन ये रहा। क्विकसॉर्ट का तरीका है कंपैरिजन, ये वर्सेटाइल है, लेकिन हाँ, इसका वर्स्ट केस धीमा है। वहीं काउंटिंग सॉर्ट गिनती करता है, बहुत तेज है, लेकिन सिर्फ तब काम आता है जब हमारे पास एक छोटी रेंज के इंटीजर्स हों। मतलब सही एल्गोरिदम हमेशा प्रॉब्लम पर निर्भर करता है। तो अगली बार जब कुछ सॉर्ट करने की जरूरत पड़े तो ये सवाल दिमाग में जरूर आएगा, क्या बांटो और राज करो का रास्ता अपनाना है या फिर बस सीधी सादी गिनती शुरू कर देनी है? फैसला प्रॉब्लम के हिसाब से होगा। ओके, तो आज बात करते हैं उस टॉपिक की जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे कोडर्स के हाथ पांव फूल जाते हैं। हाँ, डायनामिक प्रोग्रामिंग। पर टेंशन नहीं, आज इसका कोड क्रैक करके ही रहेंगे। सच पूछो तो कोडिंग इंटरव्यूज का ये फाइनल बॉस है। सीरियसली, वही आखिरी लेवल वाला मॉन्स्टर जिसे देखकर लगता है बस अब गेम ओवर। मुश्किल, थोड़ा डरावना और सबको लगता है कि इसे पार करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस फाइनल बॉस को हराने का जो सबसे पावरफुल सीक्रेट है वो एक्चुअली सुपर सिंपल है। हाँ, एक ऐसा राज जो एक बार समझ आ गया ना तो डीपी फिर कभी परेशान नहीं करेगा। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से। इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। साउंड करता है ना हैवी सा, पर यही वो मास्टर की है जिससे डायनामिक प्रोग्रामिंग का हर ताला खुलता है। हाँ, माना कि नाम थोड़ा एकेडमिक टाइप है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी, लेकिन इसके पीछे का आइडिया बिल्कुल सिंपल है। देखिए, ये रूल बस इतना कहता है कि अगर किसी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेस्ट है, मतलब ऑप्टिमल है, तो उस बेस्ट सॉल्यूशन को बनाने वाले जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, उनके सॉल्यूशंस भी अपने आप में बेस्ट ही होने चाहिए। चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, दिल्ली से मुंबई जाने का सबसे छोटा, सबसे फास्ट रास्ता खोजना है और रिसर्च के बाद पता चला कि बेस्ट रूट सूरत से होकर जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी यहां क्या कहता है? यही कि अगर दिल्ली से सूरत से मुंबई वाला पूरा रास्ता ऑप्टिमल है तो इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली से सूरत तक का हिस्सा भी अपने आप में सबसे छोटा ही होना चाहिए। सिंपल। अगर दिल्ली से सूरत जाने का इससे भी कोई छोटा रास्ता होता तो फिर हमारा पूरा प्लान ही गड़बड़ हो जाता, वो बेस्ट रहता ही नहीं। और ये लॉजिक हर जगह काम करता है। एक और एग्जाम्पल, अगर मार्केट में सबसे सस्ती कार बनानी है तो क्या उसमें सबसे महंगे पार्ट्स लगाएंगे? कभी नहीं। वही पार्ट्स चुनेंगे ना जो कम दाम में बेस्ट परफॉर्मेंस दे। बात बिल्कुल साफ है, एक बेस्ट रिजल्ट हमेशा बेस्ट छोटे छोटे टुकड़ों से ही मिलकर बनता है। ग्रेट, तो अब जब आखिरकार थियरी समझ आ गई है तो चलिए इस प्रिंसिपल को एक्शन में देखते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग की एक क्लासिक प्रॉब्लम, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, यानी कि LCS। तो ये LCS है क्या चीज? बेसिकली 2 अलग अलग स्ट्रिंग्स में से कैरेक्टर्स का वो सबसे लंबा सीक्वेंस ढूंढना जो दोनों में सेम ऑर्डर में आते हों। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये जरूरी नहीं है कि वो कैरेक्टर्स एक दूसरे के आगे पीछे, मतलब कंटिन्यूअस हों। तो आज के हमारे कंटेस्टेंट्स हैं स्ट्रिंग 1 एल्गोरिथम और स्ट्रिंग 2
अल्ट्रुइस्टिक। और हमारा मिशन है इन दोनों के बीच छुपे हुए सबसे लंबे कॉमन सीक्वेंस को ढूंढ निकालना। इसे सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे एक डीपी टेबल, और इस टेबल को भरने के लिए बस सिर्फ दो सिंपल रूल्स याद रखने हैं। रूल नंबर 1, अगर लेटर्स मैच करते हैं तो जवाब होगा 1 प्लस डायगोनल वैल्यू, सिंपल। और रूल नंबर 2, अगर लेटर्स मैच नहीं करते तो जवाब होगा ऊपर या लेफ्ट वाली वैल्यू में से जो भी मैक्स हो। दैट्स इट, बस यही 2 रूल्स हैं पूरे खेल के। और ये रही हमारी डीपी टेबल, एक तरफ एल्गोरिदम, दूसरी तरफ एल्ट्रुइस्टिक। आई नो अभी ये थोड़ी ब्लैंक और इंटिमिडेटिंग लग रही है, पर ट्रस्ट मी, हम इसको स्टेप बाय स्टेप अपने उन्हीं 2 सिंपल रूल से भर देंगे। ओके, लेट्स बिगिन। पहला कैरेक्टर ए, दोनों में है मैच, तो रूल नंबर 1 लगेगा। जवाब हुआ 1 प्लस डायगोनल यानी 1। फिर अगला एल, ये भी मैच हो गया, तो अब जवाब हुआ 1 प्लस पिछला डायगोनल यानी 2। देखा, हमारा सीक्वेंस ए एल बनना शुरू हो गया है। अब एक नॉन मैच का केस देखते हैं। मान लीजिए एल्गोरिदम का जी और अल्ट्रोस्टिक का टी, ये मैच नहीं होते, तो यहां लगेगा हमारा रूल नंबर 2। हम सिंपली ऊपर और लेफ्ट वाली वैल्यू देखेंगे और उनमें से जो बड़ी है उसको कॉपी कर देंगे। हाँ, ये प्रोसेस थोड़ा मैकेनिकल और बोरिंग हो सकता है, पर लॉजिक तो एकदम सिंपल है ना। और इन्हीं 2 रूल्स को बार बार सेल बाय सेल अप्लाई करने के बाद टडा, ये रही हमारी कंप्लीटली फिल्ड टेबल। और हमारा फाइनल आंसर, वो आराम से टेबल के सबसे नीचे राइट हैंड कॉर्नर में बैठा है, और वो नंबर है 5। इसका मतलब ये है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ 5 है। पहला हिस्सा सॉल्व हो गया। लेकिन लेंथ तो मिल गई, वो सीक्वेंस क्या है? उसके लिए हम इस 5 से पीछे की तरफ चलना शुरू करते हैं, यानी ट्रेस बैक। हम उस पाथ को फॉलो करते हैं जिससे ये 5 बना, और जहां जहां मैच मिला था उन कैरेक्टर्स को उठा लेते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें मिलता है हमारा फाइनल आंसर ALRIT। यही है वो 5 कैरेक्टर्स जो दोनों स्ट्रिंग्स में सेम ऑर्डर में आते हैं। ऑसम, अब जब LCS समझ आ ही गया है तो एक छोटा सा बोनस राउंड हो जाए। लेट्स टॉक अबाउट मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन यानी MCM। देखिए, MCM इस बारे में नहीं है कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करना है, उसके लिए तो स्टैंडर्ड मेथड्स हैं ही। ये इस बारे में है कि पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स कहाँ लगाएं ताकि सबसे कम मेहनत लगे, सबसे कम कैलकुलेशंस करनी पड़े। क्योंकि A इंटू B इंटू C का रिजल्ट तो सेम आएगा, पर उनको करने में जो कैलकुलेशंस लगेंगी वो जमीन आसमान का फर्क हो सकती हैं। तो DP बस वो सबसे एफिशिएंट ऑर्डर ढूंढने का काम करता है। ओके, तो ये सब पजल सॉल्व करने का फायदा क्या है? मतलब ये LCS और MCM रियल लाइफ में कहाँ यूज होते हैं? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। वो जो LCS प्रॉब्लम हमने अभी सॉल्व की ना, वही सेम लॉजिक प्लेजरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, पता लगाने के लिए कि कहीं किसी का टेक्स्ट कॉपी पेस्ट तो नहीं है। और इससे भी कूल, बायोलॉजी में DNA सीक्वेंसेस को कंपेयर करने के लिए भी इसका यूज होता है। और MCM, वो वीडियो गेम्स में फास्ट ग्राफिक्स रेंडरिंग में काम आता है, जिससे गेम स्मूथ चलता है और बैटरी भी कम खर्च होती है। तो चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज के की टेकअवेज क्या हैं? नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी, मतलब एक बेस्ट बड़े सॉल्यूशन के छोटे हिस्से भी बेस्ट ही होते हैं। नंबर 2, LCS का सिंपल सा लॉजिक, अगर लेटर्स मैच करें तो 1 प्लस डायगोनल, ना करें तो टॉप या लेफ्ट का मैक्स। और नंबर 3, हमारा फाइनल आंसर, एल्गोरिदम और अल्ट्रुइस्टिक का LCS है ALRIT, जिसकी लेंथ है 5। तो अब जब डायनामिक प्रोग्रामिंग के इस फाइनल बॉस को हराने का रास्ता मिल गया है, तो अगला चैलेंज क्या होना चाहिए? बैक ट्रैकिंग की दुनिया में एक डीप डाइव, या फिर NP कंप्लीटनेस जैसी नोटोरियसली डिफिकल्ट थ्योरी को क्रैक करना? सोचिएगा जरूर। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एल्गोरिदम की कुछ सबसे मुश्किल लगने वाली प्रॉब्लम्स का हल इतना आसान होता है कि यकीन ही नहीं होता। आप इसे एक आलसी तरीका कह सकते हैं या फिर एक जीनियस का तरीका। तो सवाल यही है, क्या ये आलस है या फिर एकदम स्मार्ट वर्क? देखिए, ग्रीडी एल्गोरिदम्स को ना ज्यादा सोचना पसंद नहीं है। ये कंप्यूटर साइंस का वो दोस्त है जो कहता है अरे अभी करो, बाद में सोचेंगे। ये हमेशा उस ऑप्शन को चुनता है जो उस पल में सबसे बेस्ट, सबसे फायदेमंद लगता है। आगे क्या होगा उसकी कोई चिंता नहीं। तो आज हम एक ही सिंपल सी ग्रीडी ट्रिक से 3 बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं।
जॉब सीक्वेंसिंग, हफमैन कोडिंग और एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम। चलिए शुरुआत करते हैं पहली चुनौती से, पैसों के पीछे कैसे भागा जाए। तो पहली चुनौती, सोचिए आप एक फ्रीलांसर हैं और आपके पास प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी हुई है। हर प्रोजेक्ट का अपना अलग पेमेंट है और अपनी अलग डेडलाइन। अब सवाल यह है कि आप कौन कौन से प्रोजेक्ट चुनें ताकि बिना कोई डेडलाइन मिस किए आपके बैंक अकाउंट में सबसे ज़्यादा पैसे आएं। बस यही है जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। तो नियम एकदम साफ है, हमें उन कामों को चुनना है जिनसे सबसे ज्यादा पैसा मिले, और साथ ही ये भी पक्का करना है कि हर काम उसकी डेडलाइन से पहले पूरा हो जाए। यहाँ ट्रिक सिर्फ ज्यादा पैसे वाले काम उठाने की नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसे शेड्यूल करने की है कि वो एक दूसरे के रास्ते में ना आए। और यहीं पर ग्रीडी एल्गोरिदम, खैर लालची बन जाता है। यहाँ पर जो ग्रीडी चॉइस है ना, वो बहुत ही चालाकी भरी है। सबसे पहले उस काम को पकड़ो जिसमें सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। लेकिन असली स्मार्ट मूव ये है, उसे उसकी डेडलाइन से ठीक पहले वाले, मतलब सबसे लेट मुमकिन स्लॉट में रखो। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से शुरुआत के कीमती टाइम स्लॉट्स दूसरे शायद कम फ्लेक्सिबल कामों के लिए खाली रहते हैं। ये शॉर्ट टर्म लालच है, लेकिन थोड़ी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ। ठीक है, चलो इसे हल करके देखते हैं। सबसे पहले है जॉब ए, 100 का मुनाफा। वाह, डेडलाइन है 2, तो हम इसे सीधे स्लॉट 2 में रख देंगे। अगला है जॉब सी, डेडलाइन 2, लेकिन स्लॉट 2 तो भर गया। कोई बात नहीं, हम उससे ठीक पहले वाला स्लॉट यानी स्लॉट 1 देखेंगे। अरे स्लॉट 1 तो खाली है, तो सी को वहां रख देते हैं। अब बेचारा जॉब डी, डेडलाइन 1 है, पर वो जगह तो सी ने ले ली। माफ करना दी, तुम्हें रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह बी भी रिजेक्ट हो जाता है। और आखिर में जॉब ई, जिसकी डेडलाइन 3 है और स्लॉट 3 भी खाली है, इसे चुन लिया। तो आखिर में हमने जॉब ए, सी और ई को चुना और हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ 142। देखा, सबसे फायदेमंद काम को चुनकर और उसे सही जगह पर रखकर हमने अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लिया। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो हर उस इंसान का सपना है जिसका फोन स्टोरेज हमेशा फुल रहता है। इसे ऐसे समझिए जैसे हम अपने डेटा को डाइटिंग पर भेज रहे हैं ताकि फाइल्स का साइज छोटा हो जाए। हफमैन कोडिंग का फंडा बहुत सिंपल है। जो अक्षर टेक्स्ट में बार बार आते हैं, जैसे ए या ई, उन्हें एक छोटा बाइनरी कोड दिया जाता है, और जो कभी कभारी आते हैं जैसे जेड या क्यू, उन्हें एक लंबा कोड मिलता है। आपकी जिप फाइल्स और दूसरी कंप्रेशन टेक्निक्स सब इसी तरह काम करती हैं। इसका लॉजिक ना बड़ा ही प्यारा है। बस बार बार उन 2 सबसे छोटे, सबसे कम इस्तेमाल होने वाले कैरेक्टर्स को ढूंढो और उन्हें मिलाकर एक नया परिवार, मतलब पेरेंट नोड बना दो। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक सब एक बड़े परिवार का हिस्सा ना बन जाएं, जिसका एक ही मुखिया हो, रूट नोड। चलिए इसे बनाकर देखते हैं। पहला राउंड हम सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले 2 कैरेक्टर्स को ढूंढते हैं। वो हैं ए, जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, और बी, जिसकी 9 है। ग्रीडी चॉइस, इन दोनों को मिलाकर एक नया नोड बनाते हैं, मान लीजिए Z1, जिसकी नई फ्रीक्वेंसी दोनों का जोड़ यानी 14 है। अब हमारी लिस्ट थोड़ी छोटी हो गई है। दूसरा राउंड हम यही प्रक्रिया फिर से दोहराते हैं। अपनी अपडेटेड लिस्ट को देखें और फिर से सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले 2 को चुनें। इस बार हैं C12 और D13। हम इन्हें जोड़कर एक नया नोड Z2 बनाते हैं, जिसकी कंबाइंड फ्रीक्वेंसी है 25। देख रहे हैं, हम धीरे धीरे एक पेड़ बना रहे हैं। अगला कदम, फिर से सबसे कम फ्रीक्वेंसी वालों को ढूंढते हैं। इस बार ये हमारा पहला कंबाइंड नोड Z1 14 और कैरेक्टर E 16 है। इन्हें मिलाकर Z3 बनता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 30 है। हमारा पेड़ बढ़ता जा रहा है। हम बस इसी ग्रीडी प्रोसेस को दोहराते रहते हैं, हमेशा 2 सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले नोड्स को मिलाते हुए, पहले Z2 और Z3 को, और फिर जो बना उसे F के साथ, तब तक जब तक इस सबको जुड़कर एक सिंगल रूट नोड ना बन जाए। इस आखिरी नोड की वैल्यू सभी असली फ्रीक्वेंसी का जोड़ यानी 100 होगी। ये जो पेड़ बना है, यही हमारा कंप्रेशन मैप है। जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा बार आते हैं, उनका रास्ता रूट से सबसे छोटा होता है, इसीलिए उनका कोड भी सबसे छोटा होता है ना कमाल? चलिए अब हमारी आखिरी समस्या पर आते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ही हॉल है और आपको उसमें ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स या इवेंट शेड्यूल करने हैं, वो भी बिना किसी ओवरलैप के। कैसे करेंगे? प्रॉब्लम सीधी है, एक ही शेड्यूल में ज्यादा से ज्यादा चीजें कैसे फिट करें बिना किसी क्लैश के। यहां का ग्रीडी सॉल्यूशन थोड़ा उल्टा लग सकता है। शायद मन करे कि सबसे छोटी एक्टिविटी चुन लें या जो सबसे पहले शुरू हो रही हो उसे चुन लें, लेकिन यहां का मंत्र है पहले खत्म करो।
हमेशा उस एक्टिविटी को चुनो जो सबसे जल्दी खत्म हो रही हो। क्यों? क्योंकि वो हॉर्न को अगली एक्टिविटी के लिए जल्द से जल्द खाली कर देती है, जिससे ज्यादा चीजें फिट होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए इसे करके देखते हैं। मान लीजिए हमने सारी एक्टिविटीज को उनके खत्म होने के टाइम के हिसाब से सॉर्ट कर लिया है। हम पहली एक्टिविटी A1 को चुनते हैं जो 2 बजे खत्म होती है। बढ़िया। अब हमारा आखिरी खत्म होने का समय है 2। अब हम अगली ऐसी एक्टिविटी ढूंढेंगे जो 2 बजे के बाद शुरू होती है। मान लीजिए वो A2 है जो 3 से 4 चलती है। चुन लिया। अब हमारा आखिरी खत्म होने का समय 4 हो गया। A3 को देखें, वो तो 0 बजे शुरू होती है। नहीं, ये तो क्लैश हो रहा है। हम बस इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं और सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज को चुनते हैं जो हमारी चुनी हुई आखिरी एक्टिविटी के खत्म होने के बाद शुरू होती हैं। और नतीजा ये रहा। इस आसान सी ट्रिक का इस्तेमाल करके हम अपने शेड्यूल में ज्यादा से ज्यादा 4 एक्टिविटीज फिट कर पाए। चलिए अब इन सबको एक साथ संक्षेप में देख लेते हैं। इसे आप अपने एग्जाम की चीट शीट भी समझ सकते हैं। तो ये है वो चीट शीट। जॉब सीक्वेंसिंग में लालच मुनाफे का है, हफमैन कोडिंग में लालच सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी को जोड़ने का है, और एक्टिविटी सिलेक्शन में लालच जल्दी खत्म करने का है। हर प्रॉब्लम का अपना एक लालची शॉर्टकट है, एक छोटा आसान सा लोकल कदम जो हैरान करने वाले ढंग से एक बहुत अच्छे ग्लोबल सॉल्यूशन तक ले जाता है। तो अब जब आप ग्रीडी एल्गोरिदम्स में माहिर हो गए हैं, तो क्या आप अगले लेवल के लिए तैयार हैं? क्योंकि कभी-कभी ग्रीडी चॉइस काम नहीं करती। तब हमें बैक ट्रैकिंग जैसी तकनीकों की जरूरत पड़ती है, जैसे एन क्वींस प्रॉब्लम में। सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि जब हम CTRL+ दबाते हैं तो वो जादू कैसे होता है? वो एक पल में लाखों शब्दों के बीच से हमारा एक शब्द कैसे ढूंढ निकालता है? चलिए आज इसी कोड को क्रैक करते हैं एक मजेदार स्टडी सेशन में। तो यही वो सवाल है जिसके पीछे हम आज पढ़ेंगे। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि बहुत ही स्मार्ट मैथ्स और लॉजिक का खेल है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए तैयार हैं? तो ये रहा हमारा आज का गेम प्लान। हम सबसे सीधे साधे तरीके से शुरू करेंगे, फिर एक मैथ्स वाले शॉर्टकट पर जाएंगे, एक मजेदार प्रॉब्लम को देखेंगे और आखिर में सबसे स्मार्ट मशीन से मिलेंगे। तो कमर कस लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सबसे सीधा साधा, सबसे भोला भाला तरीका, जिसे कहते हैं नाइव स्ट्रिंग मैचिंग। ये वही तरीका है जो शायद हम और आप भी सबसे पहले सोचते। इसका आइडिया पता है, बहुत सिंपल है। अपने पैटर्न को लीजिए, उसे टेक्स्ट की एकदम शुरुआत में रखिए और चेक कीजिए। मैच नहीं हुआ कोई बात नहीं, पैटर्न को बस एक अक्षर आगे खिसकाइए और फिर से चेक कीजिए, और ये तब तक करते रहिए जब तक वो शब्द मिल ना जाए। तो इसमें होता क्या है? बस 2 ही बातें होती हैं, या तो वैलिड शिफ्ट मतलब अरे वाह पैटर्न मिल गया, या फिर इनवैलिड शिफ्ट मतलब ओफ यहां तो नहीं है। सोचिए, लाखों अक्षरों वाले डॉक्यूमेंट में यह तरीका कितनी ज्यादा मेहनत करता होगा बेचारा। अब चलिए जरा स्मार्ट बनते हैं। हार्डवर्क बहुत हुआ, अब स्मार्ट वर्क की बारी है। पेश है रॉबिनकॉप एल्गोरिदम, और इसका कमाल यह है कि यह फालतू की मेहनत से बचने के लिए एक बहुत ही चालाक मैच शॉर्टकट यूज करता है। तो इसका सीक्रेट वेपन क्या है? वो है हैशिंग। ये एक एक अक्षर को मिलाने के बजाय पूरे के पूरे शब्द को एक यूनिक नंबर में बदल देता है, एक हैश वैल्यू में। आप इसे एक तरह की डिजिटल फिंगरप्रिंटिंग समझ सकते हैं। अगर फिंगरप्रिंट्स मैच हुए तो शायद बात बन जाए। तो प्रोसेस कुछ ऐसा चलता है। स्टेप 1, अपने पैटर्न का हैश नंबर निकालिए। स्टेप 2, टेक्स्ट की उतनी ही लंबी विंडो का हैश निकालिए। अब स्टेप 3 में अगर हैश मैच नहीं होते तो बस आगे बढ़ जाओ, कुछ नहीं सोचना। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, अगर हैश मैच हो गए तो स्टेप 4 में हमें एक बार असली कैरेक्टर्स को भी चेक करना पड़ता है, सिर्फ कंफर्म करने के लिए। पर रुकिए, इस स्मार्ट तरीके में भी एक छोटी सी और सच कहूं तो काफी मजेदार प्रॉब्लम है। इसे कहते हैं स्प्यूरियस हिट्स, या जैसा हम कहना पसंद करते हैं, झूठा अलार्म। कभी कभी ये एल्गोरिदम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। असल में होता यह है कि कभी कभी 2 बिल्कुल अलग अलग शब्दों का हैश नंबर एकदम एक जैसा आ जाता है ना अजीब बात? मतलब फिंगरप्रिंट तो मैच हो गए पर पता चला इंसान कोई और है। एल्गोरिदम के लिए ये बड़ा ही ऑकवर्ड मोमेंट होता होगा, नहीं? ओके, चलो इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारा मैजिक नंबर है 13, ठीक है? अब हम जो भी करेंगे उसे 13 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा,
मतलब जो नंबर आखिर में बच जाएगा बस वही हमारा हैश होगा। अब देखिए मजा, हमारा पैटर्न है 26। इसे 13 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो हमारा हैश हुआ 0। ठीक है, अब मान लीजिए टेक्स्ट में हमें एक जगह 39 मिलता है। अब आप गैस कीजिए, 39 को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ, 0 ही आएगा। तो हैश तो मैच हो गया, लेकिन क्या 26 और 39 सेम है? बिल्कुल नहीं। और बस इसी को कहते हैं स्प्यूरियस हिट। पकड़ा गया। और अब पेश है ग्रैंड फिनाले, सबसे एडवांस, सबसे तेज खिलाड़ी, फाइनाइट ऑटोमेटा। हाँ, मुझे पता है नाम थोड़ा डरावना लग रहा है, पर यकीन मानिए इसका आइडिया बहुत ही शानदार है। तो ये क्या करता है? ये हमारे पैटर्न से एक तरह का मैप, एक स्टेट मशीन बना लेता है। और इसकी सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? ये टेक्स्ट को सिर्फ एक बार पढ़ता है, शुरू से आखिर तक। कोई पीछे मुड़कर नहीं देखना, कोई दोबारा चेक नहीं करना। हमारे पहले वाले भोले भाले मेथड की तरह नहीं, याद देना। चलिए इस मैप को एक्शन में देखते हैं। मान लीजिए हमारा पैटर्न है A-B-A-B। तो जैसा आप देख सकते हैं, मशीन स्टेट 0 से शुरू होती है, जिसका मतलब है अभी तो कुछ नहीं मिला। जैसे ही उसे A मिलता है, वो फौरन स्टेट 1 पर चली जाती है, फिर B मिलने पर स्टेट 2, फिर A मिलने पर स्टेट 3, और जैसे ही वो स्टेट 4 पर पहुंचती है, बिंगो, A-B-A-B मिल गया। ये बिल्कुल एक खजाने के नक्शे की तरह है, जो हमें कदम दर कदम हमारी मंजिल तक ले जाता है। ओके, तो हमने 3 बिल्कुल अलग अलग तरीकों को समझ लिया है। अब टाइम है एक फाइनल रिवीजन का, हमारी अपनी चीट शीट का, ताकि सब कुछ एक ही जगह पर अच्छे से याद रहे। तो ये रही हमारी चीट शीट। सबसे पहले नाइव तरीका। इसका आइडिया है खिसकाओ और मिलाओ, पर यह बहुत ही स्लो है। फिर है रॉबिन कार्प, जो मैथ्स और हैशिंग का इस्तेमाल करता है, पर हां, इन स्प्यूरियस हिट से सावधान रहना पड़ता है। और आखिर में फाइनाइट ऑटोमेटा, जो एक सुपर फास्ट स्टेट मशीन है, पर इसका शुरुआती सेटअप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। देखा, हर एक की अपनी खूबी है और अपनी खामी। तो अब सवाल ये है, अगर अपना खुद का टेक्स्ट एडिटर बनाना हो तो इन तीनों में से कौन सा एल्गोरिदम चुनेंगे और क्यों? क्या स्पीड सबसे जरूरी है, या सादगी, या फिर एक्यूरेसी? सोचिए, जितना आसान लगता है उतना है नहीं, है ना? अगली बार Ctrl+F दबाते हुए इस बारे में सोचिएगा जरूर। तो चलो आज बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के उस हिस्से की, जिसे देखकर ज्यादातर लोग चुपके से अगला पेज पलट देते हैं। हाँ, वही मैथ्स वाला पार्ट। पर सच बताऊं, ये सिर्फ देखने में डरावना है। आज ना हम इन्हीं डरावने दिखने वाले फॉर्मूलों को अपना सीक्रेट वेपन बनाने वाले हैं। इनको ना एग्जाम के लिए चीट कोड्स मान लो। ऐसे चीट कोड्स जो सबसे मुश्किल सवाल भी ना ऐसे चुटकियों में सॉल्व करवा देंगे। तो ये है हमारा आज का गेम प्लान। बस इन 5 स्टेप्स में कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की पूरी कहानी समझ लेंगे। चलो फिर शुरू करें। देखो, सच सच बताना, रिकरेंस रिलेशन और ये प्रूफ्स वगैरह देखकर थोड़ी घबराहट तो होती है ना? बिल्कुल नॉर्मल है। पर मेरा काम ही यही है कि इन कॉन्सेप्ट्स को इतना सिंपल बना दूं कि अगली बार इन्हें देखकर डर नहीं बल्कि फुल ऑन कॉन्फिडेंस आए। तो पेश है हमारा पहला और सबसे पावरफुल चीट कोड, द मास्टर थ्योरम। नहीं, इसको किसी बोरिंग किताबी थ्योरी की तरह मत देखो। ये एक जादुई शॉर्टकट है जो रिकरेंस वाली प्रॉब्लम्स को बिना किसी टेंशन के सॉल्व कर देता है। मतलब एकदम सिंपल भाषा में, जब भी कोई एल्गोरिदम एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद को ही बार बार कॉल करता है ना, तो ये थ्योरम बस ये बता देता है कि भाई इसमें टोटल टाइम लगेगा कितना। समझो, ये हमारा पहला हैक है। मुझे पता है। ये फॉर्मूला देखकर लग रहा है ना जैसे किसी दूसरी दुनिया से आया हो, पर रुको, इसको तोड़ते हैं। देखो, ए का मतलब है कि हमने अपनी मेन प्रॉब्लम के कितने छोटे छोटे टुकड़े किए। बी बताता है कि हर टुकड़ा कितना छोटा हो गया। और ये जो एफ ऑफ एन है ना, अरे वो कुछ नहीं, बस इन सारे टुकड़ों को बनाने और फिर उनके रिजल्ट्स को वापस चिपकाने में जो एक्स्ट्रा मेहनत लगी वो है। अच्छा, अब इस थ्योरम में ना 3 केस होते हैं, पर ये असल में एक सिंपल सा गेम है। गेम का नाम है कौन ज्यादा पावरफुल है। हमें बस ये देखना है कि प्रॉब्लम को तोड़ने वाला काम ज्यादा भारी पड़ रहा है या फिर उन टुकड़ों को वापस जोड़ने वाला काम। बस दोनों में से जो भी जीतता है ना, वही हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। चलो, बहुत हो गई थ्योरी वोरी। अब टाइम है इस नए नवेले चीट कोड की एक टेस्ट ड्राइव लेने का। देखते हैं कि ये असल में चलता कैसे है। ओके, तो यहां देखो, A है 2,
b भी 2 और f ऑफ n है n। ठीक है, अब जब हमने वो पावर निकाली तो वो भी n की पावर 1 ही आई। इसका मतलब प्रॉब्लम को तोड़ने और जोड़ने वाली दोनों टीमों की पावर एकदम बराबर है। अरे वाह, ये तो टाई हो गया। और रूल सिंपल है, जब भी टाई होता है हम बस एक log n एक्स्ट्रा लगा देते हैं। तो हमारा जवाब क्या हुआ? थीटा ऑफ n log n। है ना सिंपल? क्या बात है। चलो एक लेवल और ऊपर चलते हैं, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। मजा आ रहा है। इस बार देखो, a है 3, b है 4। जब हमने पावर निकाली तो हमें मिला n की पावर करीब करीब 0.79 और दूसरी तरफ f ऑफ n क्या है? n²। अब तो साफ साफ दिख रहा है ना कि प्रॉब्लम को जोड़ने का काम मतलब n², उसे तोड़ने वाले काम n.79 से कहीं कहीं ज्यादा है। तो इस मुकाबले में तो f ऑफ n सीधा नॉकआउट से जीत गया। तो बस हमारा जवाब भी सीधा सीधा थीटा ऑफ n² है। देखा कितना आसान था ये। तो मास्टर थ्योरम से आंसर तो फट से आ गया, पर तभी एग्जामिनर या प्रोफेसर साहब की आवाज आती है, जवाब तो ठीक है, पर क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? और हमारा जवाब है, जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं, और वो भी एकदम आसानी से। तो चैलेंज ये है, हमें बस ये प्रूफ करना है कि n+6³ और n³ इन दोनों की जो बढ़ने की स्पीड है ना, मतलब ग्रोथ रेट, वो सेम है। और इसके लिए हमारा अगला सीक्रेट वेपन है लिमिट मेथड। इस मेथड को ना एक सिंपल सी मैगी बनाने की रेसिपी समझो। स्टेप 1, इक्वेशन को पूरा खोल दो। स्टेप 2, एक को ऊपर रखो, दूसरे को नीचे और लिमिट लगा दो। स्टेप 3, जो सबसे बड़ी पावर है ना, यहां n³ है, उससे सबको डिवाइड कर दो। स्टेप 4, अब जहां भी n बचा है उसकी जगह इन्फिनिटी रख दो। और मैथ्स का एक सिंपल रूल तो हमें पता ही है, किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करो तो 0 ही आता है। और देखो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया? 1। और क्योंकि 1 एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर है, इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों की ग्रोथ रेट बिल्कुल सेम है। बस हो गया प्रूफ, खत्म। अच्छा, अभी तक हम जिस वर्स्ट केस एनालिसिस की बात कर रहे थे ना, वो थोड़ा ड्रामा क्वीन जैसा है, हमेशा बस सबसे बुरी सिचुएशन के बारे में ही सोचता रहता है। पर अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस को देखने के एक ज्यादा चिल और प्रैक्टिकल तरीके की, जिसे कहते हैं अमोर्टाइज्ड एनालिसिस। और इसको समझने के लिए ना, ये किराए वाले घर की एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। सोचो, जब हम घर किराए पर लेते हैं तो एक बार में एक मोटी सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं, है ना? अब अगर हम सिर्फ उस एक महीने का खर्चा देखें तो लगेगा कि बाप रे कितना महंगा है। पर हम ऐसा तो नहीं सोचते। हम उस बड़े खर्चे को अपने पूरे रहने के टाइम पर फैला देते हैं, जिससे हर महीने का एवरेज खर्च नॉर्मल लगता है। बस एग्जैक्टली यही है अमोर्टाइज्ड एनालिसिस। हम किसी एक महंगे, कभी कभार होने वाले ऑपरेशन को देखकर पैनिक नहीं करते। हम उस एक बड़े खर्चे को बाकी सारे छोटे छोटे सस्ते ऑपरेशंस पर स्प्रेड आउट कर देते हैं। मतलब हम किसी एक बुरे दिन को देखकर फैसला नहीं करते, हम पूरे महीने का एवरेज देखते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डायनामिक एरे। देखो, वर्स्ट केस वाला नजरिया क्या कहेगा? वो चिल्लाएगा, अरे नहीं, एरे फुल हो गया, अब सबको कॉपी करना पड़ेगा, ये तो ON टाइम लेगा, बहुत स्लो है। लेकिन अमोर्टाइज्ड वाला नजरिया एकदम चिल होके बोलेगा, भाई शांत हो जा, ये महंगा काम तो कभी कभार ही होता है। 99% टाइम तो एक एलिमेंट जोड़ना सुपर फास्ट है, ओवन लगता है बस। तो एवरेज में ये बहुत सस्ता पड़ता है। चलो, तो इस पूरे डिस्कशन के आखिर में ये रही हमारी फाइनल चीट शीट। इसमें वो सब कुछ है जो आपको बस याद रखना है। बस 3 बातें। पहली, रिकर्शन दिखे तो मास्टर थ्योरम यूज करो। दूसरी, प्रूव करना हो तो बस सबसे बड़ी पावर देखो, अगर वो सेम है तो कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम। और तीसरी, परफॉर्मेंस को कभी भी एक बुरे दिन से जज मत करो, हमेशा एवरेज देखो। और हां, जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए। अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी वर्स्ट केस सिचुएशन है जिसके बारे में सोचकर बहुत डर लगता है, लेकिन अगर उसका एवरेज निकालें तो शायद वो उतनी भी बुरी नहीं होती? सोचना इस बारे में। हेलो, तो आज ना हम लोग कंप्यूटर साइंस के उस कोने में झांकने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। P वर्सेस NP सुनने में कितना भारी लगता है ना, पर टेंशन नहीं लेना, आज हम इस मॉन्स्टर को ना मिलके एकदम मजेदार तरीके से समझने वाले हैं।
यही तो वो सवाल है, वो पहेली जिस पर पूरी की पूरी कंप्यूटर साइंस की दुनिया टिकी हुई है। जरा सोचिए, किसी चीज का जवाब चेक करना सेकंड्स का काम है, पर उसी जवाब तक पहुंचना, उफ, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये चक्कर क्या है भाई? चलो पता लगाते हैं। अच्छा, इस पूरी चीज को ना एक पहाड़ पर चढ़ने जैसा समझते हैं। अभी हम लोग हैं बिल्कुल नीचे, बेस कैंप पर। यहाँ वो वाली प्रॉब्लम्स है जिन्हें देखकर हमारा कंप्यूटर कहता है, अरे यार ये तो बच्चों का खेल है। तो चले अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं क्लास पी से। पूरा नाम है पॉलिनोमियल टाइम। मुझे पता है नाम काफी डरावना है, पर सच कहूं ये सबसे चिल कैटेगरी है। पी मतलब समझ लो प्रिडिक्टेबल या प्यारी प्रॉब्लम्स जिन्हें कंप्यूटर एकदम फटाफट सॉल्व कर देता है। जैसे फोन में अपनी म्यूजिक प्लेलिस्ट को सॉर्ट करना, या फिर कैलकुलेटर पर दो बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। कंप्यूटर ये सब काम ना पलक झपकते ही कर लेता है, कोई मेहनत नहीं। बस यही है क्लास पी की प्रॉब्लम्स। ओके, तो बेस कैंप पे मजा आया, वार्म अप हो गया। चलो अब असली चढ़ाई का टाइम है। यहाँ से रास्ता थोड़ा पथरीला और कंफ्यूजिंग होने वाला है। अब हम एंटर कर रहे हैं मुश्किल प्रॉब्लम्स के जोन में। और अब आता है क्लास एनपी। अब यहाँ एन का मतलब है नॉन डिटर्मिनिस्टिक, जो कि फिर से एक बेकार सा फैंसी शब्द है, भूल जाओ इसे। हमारे लिए इसका सीधा सा मतलब है ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉल्व करना तो सिर दर्द है, लेकिन अगर कोई आकर हमें सोल्यूशन दे दे तो हम तुरंत चेक करके बता सकते हैं कि हाँ भाई ये सही है या नहीं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सुडोकू। एक खाली सुडोकू भरने में घंटों लग जाते हैं, मतलब दिमाग का दही हो जाता है, राइट? पर अगर मैं आपको एक भरा हुआ सुडोकू दूं तो आप एक नज़र में ही चेक कर लेंगे कि हर लाइन में सारे नंबर सही हैं या नहीं, है ना? सॉल्व करना मुश्किल, चेक करना आसान। बस यही है एनपी की कहानी। और फिर आते हैं एनपी हार्ड। भाई साहब, ये हैं प्रॉब्लम्स के बाहुबली। ये वो बॉस लेवल प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे सुपर कंप्यूटर को देखकर भी हंसती हैं। इन्हें सॉल्व करना तो छोड़ ही दो, ये एनपी की सबसे मुश्किल प्रॉब्लम्स जितनी या उनसे भी ज्यादा कठिन होती हैं। पी, एनपी, एनपी हार्ड, बाप रे, इतने सारे नाम, कंफ्यूजिंग है ना? ऐसा लग रहा है जैसे मुश्किलों का कोई अल्फाबेट सूप पी रहे हो। चलो एक काम करते हैं, इन सबके बीच का रिश्ता समझने के लिए एक मैप बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं। ये है पी, हमारी आसान सीधी साधी प्रॉब्लम्स का घर। अब इस पी के सर्कल के चारों ओर एक बड़ा सर्कल बनाते हैं। ये है एनपी। अब सवाल ये है कि पी इसके अंदर क्यों है? देखो, लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर हम किसी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हैं तो किसी और का दिया हुआ सॉल्यूशन चेक तो कर ही सकते हैं, है कि नहीं? तो बेस कैंप हो गया, मुश्किल चढ़ाई भी पार कर ली, और अब हम पहुंच गए हैं अपनी यात्रा के सबसे ऊंचे, सबसे रोमांचक पॉइंट पर, यानी शिखर पर। और यहीं हमारा सामना होगा कंप्यूटर साइंस के सबसे बड़े सवाल से। इस शिखर का नाम है एनपी कंप्लीट। इसे आप मुश्किल प्रॉब्लम्स का वीआईपी लाउंज समझ सकते हैं। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो एनपी में भी हैं, मतलब इनका सॉल्यूशन चेक करना आसान है, और एनपी हार्ड भी है, मतलब ये हद से ज्यादा मुश्किल हैं। ये एनपी क्लास की सबसे कठिन प्रॉब्लम्स हैं। और अब सुनो सबसे मजेदार बात, ये सारी की सारी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स है ना, एक दूसरे से जादुई तरीके से जुड़ी हुई हैं। अगर किसी ने सिर्फ किसी भी एक एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई तेज तरीका ढूंढ लिया ना, तो बूम, उसने दुनिया की सारी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका ढूंढ लिया। ये बिल्कुल एक मास्टर की जैसा है। और ये सवाल इतना बड़ा, इतना जरूरी है कि क्ले मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट ने इसे सॉल्व करने वाले के लिए $1 मिलियन का इनाम रखा है। जी हाँ, पूरे $1 मिलियन, सिर्फ एक सवाल का जवाब देने के लिए। और वो $1 मिलियन सवाल है, क्या पी एनपी के बराबर है? मतलब आसान भाषा में, क्या हर वो प्रॉब्लम जिसका जवाब हम आसानी से चेक कर सकते हैं, यानी एनपी, उसे हम आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं, यानी पी? इसे ऐसे समझते हैं, हम सब एक अच्छा गाना सुनकर ये तो बता सकते हैं कि वो अच्छा है या नहीं, ये आसान है, ये एनपी जैसा हुआ। पर क्या हम सब मोजार्ट जैसा म्यूजिक बना सकते हैं? नहीं, वो बहुत मुश्किल है। अगर P = NP सच होता ना, तो इसका मतलब होता कि हर वो इंसान जो अच्छे संगीत को पहचान सकता है, वो खुद भी एक महान संगीतकार बन सकता है। जरा सोचिए,
इस मुश्किल पहाड़ पर कंप्यूटर साइंटिस्ट्स एक सीक्रेट रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह का हैक या समझ लीजिए चीट कोड है, जिसे कहते हैं पॉलिनॉमियल रिडक्शन। इसे गूगल ट्रांसलेट जैसा सोचिए। मान लीजिए हमारे पास एक मुश्किल प्रॉब्लम ए है जो हमें समझ नहीं आ रही। हमने एक रिडक्शन टूल यूज किया और उसे प्रॉब्लम बी में बदल दिया, और प्रॉब्लम बी को सॉल्व करना हमें आता है। तो जैसे ही हमने बी को सॉल्व किया, हमें ए का जवाब भी अपने आप मिल गया। जीनियस है ना? चलो अब इन सारी बातों को एक क्लासिक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम के जरिए समझते हैं। तो मिलिए द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम ये है कि एक सेल्समैन को कुछ शहरों में जाना है और सबसे छोटे रास्ते से वापस आना है। अब अगर 5 शहर हैं तो लगभग 120 रास्ते बनते हैं। चलो ठीक है, कंप्यूटर मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर 60 शहर हो तो रास्तों की गिनती इतनी ज्यादा हो जाती है कि सोचना भी नामुमकिन है। और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी अगर 60 शहरों के सारे रास्ते कैलकुलेट करने बैठे ना, तो उसे यूनिवर्स की उम्र से भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। मतलब हमारे कंप्यूटर को हमारे डिलीवरी रूट की परवाह नहीं है, उसे तो बस मैथ्स पता है। चलिए एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं। इसे एग्जाम के लिए एक चीट शीट समझ लीजिए। पी मतलब प्यारी प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करना आसान है। एनपी मतलब नाइस प्रॉब्लम जिसे चेक करना आसान है। और एनपी कंप्लीट यानी एनपी की सबसे खतरनाक प्रॉब्लम्स, जैसे हमारा ट्रैवलिंग सेल्समैन। और अब आखिर में बस एक सवाल सोचिए, अगर P = NP सच हो गया तो अगर ट्रैवलिंग सेल्समैन जैसी प्रॉब्लम्स हम चुटकियों में सॉल्व कर पाएं तो हमारी दुनिया कैसी होगी? शायद हम कैंसर का इलाज ढूंढ लेंगे, मौसम की एकदम सटीक भविष्यवाणी कर पाएंगे, ट्रैफिक जैम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्रिएटिविटी और इनोवेशन में एक धमाका सा होगा, सब कुछ बदल जाएगा। है ना सोचने वाली बात? तो चलिए आज ग्राफ की थोड़ी कंफ्यूजिंग सी दुनिया में चलते हैं और कुछ सबसे एडवांस्ड एल्गोरिदम्स के राज खोलते हैं। अगर इन एल्गोरिदम्स के नाम सुन के टेंशन हो जाती है तो फिक्र मत कीजिए, आज हम सब कुछ एकदम आसान बनाने वाले हैं। हाँ, मुझे मालूम है, ये नाम ही ऐसे हैं कि सुनकर लगता है पता नहीं क्या होगा, पर टेंशन नहीं लेनी है। आज हम इसे साथ मिलकर एकदम आराम से समझने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैदान में उतरता है फ्लॉयड वॉर्शल। सच कहूं तो नाम सुनकर लगता है जैसे कोई वर्ल्ड वॉर का जनरल हो, है ना? पर असल में ये एक जबरदस्त प्लानर है। देखते हैं कि ये करता क्या है। तो भाई इसका काम क्या है? सोचिए, ये एक अल्टीमेट वाला प्लानर है। इसका बस एक ही मकसद है, ग्राफ में मौजूद हर एक नोड से हर दूसरे नोड तक जाने का सबसे छोटा रास्ता ढूंढना। एक भी नहीं छूटना चाहिए। अब इसका जो कोर आइडिया है ना, वो बहुत ही सिंपल है। ये बस खुद से एक सवाल पूछता है, क्या सीधा रास्ता छोटा है या बीच में किसी कह लीजिए के स्टॉप पर रुककर जाना ज्यादा बेहतर रहेगा? बस यही है इसका पूरा खेल। ओहो, फॉर्मूला! डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बस वही फैंसी तरीके से कह रहा है जो हमने अभी बात की। देखो, AIJ है हमारा पुराना डायरेक्ट रास्ता और AIK + AKJ है के से होकर जाने वाला नया रास्ता। एल्गोरिदम बस ये देखता है कि दोनों में से छोटा कौन है और उसे चुन लेता है ना? सिंपल। इसे समझने के लिए ना एक बढ़िया सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए कि इंडियन रेलवे का पूरा नेटवर्क है और आपके पास एक जादू की किताब है जिसमें हर एक स्टेशन से हर दूसरे स्टेशन तक का सबसे छोटा रूट लिखा हुआ है। फ्लॉयड वॉर्शल बस वही जादू की किताब तैयार करता है। चलो अब मिलते हैं हमारे अगले कैंडिडेट से। अगर फ्लॉयड वॉर्शल एक ऑल इन वन प्लानर था तो डाइक्स्ट्रा का अंदाज थोड़ा अलग है। इसका फोकस कहीं और ही है। चलिए पता करते हैं। यहाँ 2 चीजें याद रखनी है। पहली, ये ग्रीडी है, मतलब लालची। ये हमेशा उस वक्त जो सबसे अच्छा, सबसे छोटा कदम होता है वो ही उठाता है, आगे का ज्यादा नहीं सोचता। और दूसरी बात, ये फ्लॉयड वॉर्शल की तरह ऑल पेयर्स नहीं बल्कि सिंगल सोर्स है, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट से बाकी सब तक का रास्ता ढूंढता है। तो ये काम कैसे करता है? इसका तरीका बड़ा सिस्टमैटिक है। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होता है, फिर ये अपने सबसे नज़दीकी अनविजिटेड पड़ोसी को चुनता है। वहां पहुंचकर ये उसके आगे के रास्तों को अपडेट करता है और फिर उस पड़ोसी को विजिटेड मार्क कर देता है। और बस यही प्रोसेस रिपीट होता रहता है जब तक कि सारे नोड्स कवर ना हो जाएं। हाँ,
पर इसमें एक छोटा सा कैच है, डाइक्स्ट्रा की नेगेटिविटी से बिल्कुल नहीं बनती। मतलब अगर किसी रास्ते का वजन नेगेटिव हो, सोचो जैसे टाइम ट्रैवल करके आप वक्त में पीछे चले गए, तो ये बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। तो याद रखना, इस जीपीएस में कोई टाइम ट्रैवल नहीं होता। और इसका बेस्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल गूगल मैप्स। जब भी हम अपनी लोकेशन से किसी कैफे तक का सबसे तेज रास्ता पूछते हैं ना, तो बैकग्राउंड में गूगल मैप्स जो जादू करता है वो असल में डाइक्स्ट्रा का ही कमाल है। तो अगर समराइज करें तो फ्लॉयड वॉर्शल एक प्लानर है। वो पहले से ही सारी मेहनत करके एक बड़ी सी टेबल तैयार कर लेता है। दूसरी तरफ डाइक्स्ट्रा एक एक्सप्लोरर है। वो एक जगह से अपनी यात्रा शुरू करता है और ग्रीडी होकर, मतलब लालच में, सबसे अच्छे रास्ते खोजता हुआ आगे बढ़ता है। ऑलराइट, अब रास्तों की बात बहुत हो गई। चलिए अब थोड़ा जासूसी करते हैं और नेटवर्क की कमजोर कड़ियों को ढूंढते हैं। ये टॉपिक बहुत ही मजेदार है। इसे समझने के लिए चलो एक कहानी सोचते हैं। कल्पना कीजिए, एक खूबसूरत सा आइलैंड है जो मेनलैंड से सिर्फ एक ही पुल से जुड़ा हुआ है। अब सोचो, अगर वो पुल टूट गया तो क्या होगा? बस वो पुल वही है हमारा आर्टिकुलेशन पॉइंट। टेक्निकली कहें तो ये नेटवर्क का वो क्रिटिकल नोड है, वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, जिससे अगर हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क टुकड़ों में बंट जाएगा। अब सवाल ये है कि इन कमजोर कड़ियों को ढूंढे कैसे? इसके लिए हम दो जासूसी गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला है डिस्कवरी टाइम या डिस्क। ये बस एक टाइम स्टैम्प है कि हम किसी नोड पर पहली बार कब पहुंचे। दूसरा है लो लिंक वैल्यू या लो। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ये हमें बताता है कि कोई नोड किसी शॉर्टकट, जिसे हम बैक एज कहते हैं, का इस्तेमाल करके अपने किसी सबसे पुराने पूर्वज, मतलब एंसेस्टर, तक पहुंच सकता है या नहीं। मुझे पता है, इसका लॉजिक देखकर लगता है कि ये क्या अल्फाबेट सूप बना दिया है, पर सच कहूं, इसके पीछे की कहानी बस एक सीधे साधे सवाल पर टिकी है। और वो सवाल ये है, क्या किसी बच्चे के पास अपने पेरेंट को बाईपास करने का कोई सीक्रेट शॉर्टकट है जिससे वो अपने किसी पूर्वज तक पहुंच सके? अगर इसका जवाब नहीं में है, मतलब उसके पास कोई शॉर्टकट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका पेरेंट ही उसका एकमात्र कनेक्शन है। और बस यही है वो क्रिटिकल चेक, IF लो चाइल्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्क पेरेंट। अगर बच्चे की लो लिंक वैल्यू, यानी उसका बेस्ट शॉर्टकट, उसके पेरेंट के डिस्कवरी टाइम तक ही या उसके बाद पहुंच पा रहा है, मतलब वो पेरेंट को बाईपास नहीं कर सकता, कोई सीक्रेट रास्ता नहीं है। और बिंगो, वो पेरेंट एक आर्टिकुलेशन पॉइंट है, वही है हमारी कमजोर कड़ी। अच्छा, इसमें एक छोटा सा स्पेशल केस भी है। जो हमारा स्टार्टिंग नोड है, यानी कि रूट, वो एक आर्टिकुलेशन पॉइंट तब होता है जब उसके एक से ज्यादा बच्चे हों। लॉजिकल है ना? अगर रूट को ही हटा दिया तो उसके सारे बच्चे बेचारे एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। वाह, काफी कुछ कवर कर लिया हमने। तो अब एग्जाम से पहले वाली फाइनल रिवीजन के लिए ये रही हमारी चीट शीट। फटाफट एक नजर डालते हैं। तो हमने देखा फ्लॉयड वॉर्शल, जो कि एक डायनामिक प्रोग्रामिंग का महारथी है और ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है। फिर आया डेक्स्ट्रा, हमारा ग्रीडी एक्सप्लोरर, जो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए है। और आखिर में हमने जासूसी की और आर्टिकुलेशन पॉइंट्स को ढूंढा, जो नेटवर्क के क्रिटिकल नोड्स हैं, और इसके लिए DFS के साथ डिस्कवरी और लो वैल्यूज का इस्तेमाल होता है। तो अब अगली बार जब गूगल मैप्स पर रास्ता देखें या किसी बड़े सोशल नेटवर्क के बारे में सोचें, तो ज़रा रुक कर सोचिएगा कि इसके पीछे कौन से सबसे छोटे रास्ते और कौन सी कमज़ोर कड़ियाँ छिपी हो सकती हैं, क्योंकि इन एल्गोरिदम्स को समझने के बाद हमारे आसपास की डिजिटल दुनिया थोड़ी और ज़्यादा समझ में आने लगती है। नमस्ते। आज बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के उस फाइनल बॉस की, जिससे सच कहूं तो सब्जी थोड़ी हवा टाइट हो जाती है। जी हाँ, एडवांस्ड एल्गोरिदम्स। पर टेंशन बिल्कुल मत लो, आज हम सब मिलकर इसे एकदम आसान बना देंगे। तो बस इसे अपना पर्सनल एग्जाम रिव्यू सेशन ही समझो। पता है, ये वो वाले टॉपिक्स हैं जिनका नाम सुनते ही लगता है, अरे यार ये तो नहीं होने वाला, लेकिन आज हम मिलकर इनका सारा डर निकाल देंगे। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले बैक ट्रैकिंग, फिर देखेंगे कि ब्रांच एंड बाउंड उससे अलग कैसे है। फिर बात करेंगे उन सिचुएशंस की जब परफेक्ट आंसर मिलना ही नामुमकिन हो।
और आखिर में देखेंगे कि कैसे किस्मत यानी रैंडमनेस हमारी मदद कर सकती है। तैयार हैं? चलिए सबसे पहले बात करते हैं बैकट्रैकिंग की। और सच बताऊं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे ह्यूमन तरीका है। मतलब हम सब ये हर रोज करते हैं, बस हमें इसका फैंसी नाम नहीं पता होता। अच्छा, इसको ऐसे सोचो कि आप किसी भूल भुलैया में हो। आप एक रास्ते पर चलते जाते हो और बूम, आगे रास्ता बंद। अब क्या करोगे? जाहिर है वापस मुड़ोगे और कोई दूसरा रास्ता ट्राई करोगे, है ना? बस एग्जैक्टली यही बैक ट्रैकिंग है। ये कंप्यूटर का अरे यार ये तो काम नहीं कर रहा, चलो वापस चलो वाला मूवमेंट है। इसे समझने के लिए एक क्लासिक पहेली उठाते हैं, द 4 क्वींस प्रॉब्लम। गोल बहुत सीधा सा है। एक 4x4 के चेस बोर्ड पर हमें 4 रानियां रखनी हैं। शर्त बस इतनी सी है कि कोई भी रानी किसी दूसरी रानी को अटैक ना कर पाए। मतलब कोई भी 2 रानियां एक ही रो में, एक ही कॉलम में या एक ही डायगोनल में नहीं होनी चाहिए। सुनने में तो काफी सिंपल लग रहा है ना? ओके, तो चलो इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले पहली रानी Q1 को हम रखते हैं रो 1 कॉलम 1 पर। ठीक है, अब बारी है दूसरी रानी Q2 की, जिसे हमें रो 2 में रखना है। कॉलम 1? नहीं, Q1 अटैक कर देगी। कॉलम 2? उफ, ये तो डायगोनल में आ गई। कॉलम 3? हाँ, ये जगह सेफ है। चलो Q2 को यहां रख दिया। अब Q3 की बारी है। लेकिन एक मिनट, अब जब हम तीसरी रानी Q3 को रो 3 में रखने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई सेफ जगह ही नहीं है। हर एक कॉलम या तो Q1 की रेंज में है या Q2 की। ये तो डेड एंड आ गया। इसका सीधा सा मतलब है कि हमने Q2 को जो जगह दी थी शायद वही गलत थी। तो अब हमारा एल्गोरिदम क्या करेगा? बिल्कुल सही, वो करेगा बैक ट्रैक, यानी एक स्टेप पीछे जाएगा और Q2 के लिए कोई नई जगह ढूंढेगा। और ऐसे ही कई बार आगे पीछे जाने, गलत रास्ते से मुड़ने और फिर से ट्राई करने के बाद फाइनली हमें एक सही सॉल्यूशन मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये उस सारे ट्रायल एंड एरर का नतीजा है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो हर स्टूडेंट का हर इंटरव्यू में सिर घुमा देता है, बैक ट्रैकिंग और ब्रांच एंड बाउंड। आखिर इनमें फर्क क्या है भाई? चलो आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए क्लियर करते हैं। देखने में ये दोनों बिल्कुल जुड़वा भाई जैसे लगते हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका और इनका मकसद जमीन आसमान का फर्क है। इस टेबल को देखो। बैक ट्रैकिंग को समझो एक ऐसा एडवेंचरर जो हर रास्ते के बिल्कुल आखिर तक जाता है, चाहे वो रास्ता सही हो या गलत, ये डेप्थ में जाता है। वहीं ब्रांच एंड बाउंड एक स्मार्ट प्लानर है। वो हर रास्ते पर जाने से पहले उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करता है। अगर उसे लगता है कि कोई रास्ता बहुत महंगा या लंबा है तो वो उस रास्ते को पहले ही छोड़ देता है। तो जहां बैक ट्रैकिंग का मकसद सारे पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढना है, वहीं ब्रांच एंड बाउंड का मकसद सिर्फ एक सबसे बेस्ट, सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढना है। अब बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स की जो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, मतलब इतनी ज़्यादा कि उनका 100% सही जवाब ढूंढने में कंप्यूटर को भी सदियां लग सकती हैं। हाँ, ये हैं कुख्यात NP हार्ड प्रॉब्लम्स। ये जो लाइन है ना, यही अप्रॉक्सिमेशन एल्गोरिदम्स का मूल मंत्र है। क्योंकि सच में कभी-कभी एक गुड इनफ, जल्दी मिलने वाला जवाब एक परफेक्ट लेकिन बहुत देर से मिलने वाले जवाब से लाख गुना बेहतर होता है। इसका सबसे बेस्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल है बिन पैकिंग। सोचो आपको एक ट्रक में बहुत सारा सामान पैक करना है। क्या आप हर डब्बे के लिए इंच टेप लेकर परफेक्ट जगह कैलकुलेट करोगे? नहीं ना, आप बस एक अंदाजे से, एक ठीक-ठाक तरीके से सामान को फिट करने की कोशिश करोगे ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान जल्दी से आ जाए। बस यही है अप्रॉक्सिमेशन, एक गुड इनफ सॉल्यूशन जो जल्दी मिल जाए। और अब आते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट टॉपिक पर, जहां हम थोड़ी सी किस्मत या कह लो रैंडमनेस का इस्तेमाल करके मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। ये एक तरह का जीनियस हैक है। एक मिनट, रैंडमाइज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम तुक्के मार रहे हैं। नहीं, ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। इसमें एल्गोरिदम कुछ जरूरी फैसले लेने के लिए रैंडम नंबर का इस्तेमाल करता है। समझो जैसे वो कोई फैसला लेने से पहले एक सिक्का उछाल रहा हो। और सबसे मजेदार बात, इस छोटे से रैंडम एलिमेंट से हमें अक्सर ज्यादा तेज और ज्यादा भरोसेमंद नतीजे मिलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्विक सॉर्ट। देखो, नॉर्मल क्विक सॉर्ट की एक कमजोरी है, अगर उसे पहले से ही सॉर्ट की हुई लिस्ट दे दो तो वो बहुत स्लो हो जाता है। ये उसका वर्स्ट केस है। लेकिन रैंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट क्या करता है? वो पिवट एलिमेंट, मतलब जिसके बेस पर लिस्ट को डिवाइड करना है, उसे रैंडमली चुनता है। और बस इस एक छोटे से बदलाव से वो वर्स्ट केस का चांस लगभग खत्म हो जाता है और एल्गोरिदम हमेशा सुपर फास्ट काम करता है। चलो अब फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं।
ये है हमारी फाइनल अल्टीमेट चीट शीट, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स एग्जाम के लिए दिमाग में एकदम पक्के हो जाएं। तो इसे ऐसे याद रखना है। बैकट्रैकिंग वो है भूल भुलैया वाला एल्गोरिथम, गलत रास्ते पर गए वापस आए। ब्रांच एंड बाउंड ये है स्मार्ट नेविगेटर, जो सिर्फ सबसे अच्छे रास्ते पर ही जाता है। अप्रॉक्सिमेशन जब परफेक्ट नहीं बल्कि गुड इनफ ही बेस्ट जवाब हो। और रैंडमाइज्ड ये है परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए किस्मत का एक छोटा सा तड़का। तो अब जब इन फाइनल बॉस लेवल के एल्गोरिथम्स का डर खत्म हो गया है, तो एक बात सोचो, ये सिर्फ किताबी बातें या एग्जाम के सवाल नहीं हैं, ये असल दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पावरफुल टूल्स हैं। तो अगली बार जब कोई पहेली देखो तो सोचना कि इनमें से कौन सा टूल उसे सुलझाने में मदद कर सकता है।